ओके मिश्रा जी, ठीक है, आपका स्कूल चल रहा है. So today is going to be the first lecture of this chapter. शायद हमने लिखा है class 9th tissue. I'm gonna continue with this. ठीक है, हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं. The term tissue was coined by Grew and Bichat. Bichat ने यूज करा था इस टर्म को प्लांट्स में, while in case of animal, Grew used the term tissue. Okay, है ना. Tissues can be the plant tissue or animal tissue. मल्टीसेलुलर होते हैं, प्लांट के केस में भी मल्टीसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, है ना. हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट टिश्यू इन डिटेल, है ना. उसके बाद हम लोग आएंगे एनिमल टिश्यू पे अगले बार. ओके, है ना. we'll start with plant tissue in detail, then we will discuss animal tissue later. Okay, plant tissue is quite different from the animal tissue. Okay, टिश्यू डिफर करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेल डिफर कर रहा है, ठीक है ना. सेल में आप लोगों को डिफरेंस तो पता ही होगा, प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है ना. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एक बेसिक पॉइंट बताएंगे, बेसिक चीजें बताएंगे जिससे वो डिफर कर रहे हैं, दैट इज सेल वॉल, दैट इज सेल, है ना. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस होगा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में. ठीक है, सेल डिवीजन की जिक्र करेंगे हम लोग, है ना. सेल डिवीजन की जिक्र करेंगे तो प्लांट सेल हैज द टेंडेंसी टू डिवाइड थ्रू आउट इट्स लाइफ, है ना. ये एक मेजर डिफरेंस है प्लांट और एनिमल के केस में. प्लांट सेल हैज द टेंडेंसी टू डिवाइड throughout its life, and this is possible because of presence of meristematic tissue. Okay, meristematic tissue के presence के चलते ये property plant के पास आता है. Okay, I'm gonna say what is meristematic term means. Okay, anybody is there who can say what is meristematic or what is meristem? Hello. हेलो. हाँ सर, रुकिए एक मिनट. हाँ, स्वयं तुम बताओगे. Yes, doing sir. something, आप बताओगे मैरिस्टेमेटिक sir. का मतलब. ओके, आप नहीं बताओगे, Meristematic ठीक है. बता मिश्रा जी बताएंगे. सर, बता दूंगा सर मैं. हाँ तो बताओ. सर अब मैं जो Come on. जानता था वो तो बोल ही दिए. प्रॉपर्टी. I didn't heard. अच्छा, मैंने बता ही दिया. I didn't said हाँ. anything. अभी तक तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है. सर द प्रॉपर्टी टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ. अच्छा, that is called meristem. ठीक है, बोलो. ये इसी को चीज को रिपीट करना है और क्या. Region of plant tissue that actively divides. ये देखो, सानिध्य बोला अभी. ओके ओके, आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ क्लियरली सर. सबको सुनाई दे रहा है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके, प्लांट सेल. Sir, meristematic tissues are growing tissues. They continue. हाँ, they continuously grows. Okay, ठीक है. प्लांट सेल, ठीक है. प्लांट सेल can be plant cell or plant tissue. ठीक है, we are studying tissue here. ठीक है, plant tissue can be categorized into two type, है ना. meristematic tissue and permanent tissue. meristematic tissue and plant tissue. meristematic tissue and permanent tissue. Okay, let's deal meristematic tissue first and permanent. Permanent means everybody knows the dictionary meaning of permanent, right? है ना. temporary, ठीक है. इसका ऑपोजिट, इसका कंप्लीमेंट्री क्या होना है? टेम्पोररी होना है. ओके, टेम्पोररी टिश्यू. टेम्पोररी का मतलब पता है, which last for few moment, which last for a few period of time. That is the definition for temporary, है ना. टेम्पोररी में आप बोल सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ रहा है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी आगे चल के परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना. परमानेंट टिश्यू, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा मेरिस्टेमेटिक नहीं रहते हैं, है ना. वो भी परमानेंट में कन्वर्ट होते जाते हैं
और हर बार नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज राइज होते रहते हैं, सिंथेसाइज होते रहते हैं, बनते रहते हैं, है ना। ओके जैसे कि रिप्रोडक्टिव फेज में यदि ह्यूमन बीइंग की जिक्र करेंगे तो रिप्रोडक्टिव फेज में एक इंडिविजुअल हमेशा तो नहीं रहेगा ना, दैट गाय विल गेट ओल्डर, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ह्यूमन रेस का रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया क्या एक आदमी के बूढ़े होने से? नहीं हुआ, है ना। लाइक दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वंस इट इज मेरिस्टेमेटिक, लेकिन आगे चल के भविष्य में वो परमानेंट हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कोई नया होगा, कोई नया सेल हो जाएगा। ओके सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेफिनेशन क्या होगा? ठीक है, इट इज दैट टिश्यू which can or which has the tendency to divide, tendency to undergo cell division, tendency to undergo cell division, जिसके पास सेल डिवीजन करने की टेंडेंसी हो, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। अब प्रॉपर्टी से तो आपका आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, सुन पा रहे हैं अभी? हेलो। हाँ सर। ओके एक फोन आ गया था इसलिए, है ना। ठीक है, ओके somebody transfer the host to me. Ujjwal Prakash, transfer the host to me. Thank you. Thank you. ओके चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। फॉर एग्जांपल कोई एक सेल है जो कि डिवाइड हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है ना। तो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है, इट मींस दैट सेल शुड बी एक्टिव, है ना। एक्टिव होना चाहिए, उस सेल के पास न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, हाई एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होना चाहिए, तभी तो जाके डिवाइड करेगा कंटिन्यूअसली ना, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। इसके पास सेल वॉल रहेगा लेकिन बहुत ही पतला सा सेल वॉल होना है ना, मोटा सेल वॉल नहीं रहेगा। इसके पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल रहेगा, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होना है ना। इस सेल के पास कुछ क्या बोलेंगे, कचरा बोलेंगे, ठीक है, लेमन भाषा में कचरा बोल रहे हैं, ठीक है। साइंटिफिक टर्म में, साइंस टर्म में बोलेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, है ना। इसके पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं रहेंगे, वैक्यूल ना के बराबर रहेगा, है ना। इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। एंजाइम्स वगैरह बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे, है ना। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल टिश्यू मींस व्हाट, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम यहाँ पे। ओके पहला vacuole is absent or may be very small, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा तो बहुत ही छोटे होंगे मोस्ट केसेस में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस द vacuole is absent, ओके। दूसरा has prominent nucleus, prominent nucleus, ठीक है। विजिबल न्यूक्लियस, हाईली एक्टिव न्यूक्लियस, इसको लेमन भाषा में बोलेंगे तो एक्टिव न्यूक्लियस बोल सकते हैं, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस अपॉन करेगा, बार बार करता रहेगा, है ना। ये तीसरा
cells will be, cells कहने का मतलब tissue, ठीक ना, cells will be highly active, ठीक ना, with respect to metabolism, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के रिस्पेक्ट में हाईली एक्टिव होना है ना. एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वेरी मिनट 4, एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहने का मतलब होता है एक प्रकार का बाय प्रोडक्ट्स, है ना, तो इसके अंदर बाय प्रोडक्ट्स नहीं आया है, अभी नया सेल ही है ये, ठीक ना. एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. नेक्स्ट, सेल वॉल. cells are closely packed. हाँ, यू कैन से इंटरस्टिशियल स्पेसेस बहुत कम होंगे. सेल वॉल इज थिन, ठीक है, बहुत पतला होगा सेल वॉल, ठीक ना. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट मींस व्हाट, ठीक ना. इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहेगा. एक Sir, सेल they are very दूसरे सेल से, closely packed. हाँ, closely packed, that means what, if 2 cells 3 cells they are closely packed, it means what, the intercellular spaces are not there, it is absent. मतलब तो यही हुआ ना इसका, ठीक है, आपका कहना सही है. the cells are closely packed. closely packed होने के चलते दो सेल्स का बीच का दूरी नहीं रहता है, no distance is there, gap is not there. gap is not there means what, intercellular spaces are absent, ठीक है ना. दो सेल के बीच का गैप नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, मींस क्या, सेल बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड है. फिनिश. ओके, एनीथिंग एल्स, मेनी आर देयर, है ना. Sir, बहुत सारा cells are round, oval, polygonal or rectangular. बोल सकते हैं, Sir, ठीक it है, is बोल living. सकते हैं कोई भी शेप में. हाँ, ऑब्वियसली इट विल बी लिविंग यार, है ना, ऑब्वियसली इट विल बी लिविंग, ठीक है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी द लाइव सेल. ओके. 7, cell has turgid condition, ठीक है. turgid condition, turgid condition कहने का मतलब सेल हमेशा swell condition में रहेगा, ठीक है. flaccid, ठीक है, flaccid शब्द इसके लिए ज्यादा suitable है, has flaccid condition, ठीक ना, flaccid condition रहेगा ये, ठीक है. flaccid condition कहने का मतलब optimum shape acquire करके रहेगा, ना तो एक्सेस swell up रहेगा, ना ही एक्सेस सिकुड़ा हुआ रहेगा, करेक्ट, इस तरीके से. बिसाइड दिस मेनी आर देयर, लेकिन आप लोग के लेवल में इतना काफी है. हाँ, आउट ऑफ दिस आई एम टेकिंग आउट सम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सच एज वैक्यूल्स आर एब्सेंट और मे बी प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट. हाईली एक्टिव, ओके, हाईली एक्टिव सेल वॉल इज थिन, है ना. ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. चलिए, इसके अलावा और भी आपके पास कुछ पॉइंट्स है, यू कैन वेरीफाई फॉर मी एंड यू कैन राइट, नो इशू, करेक्ट. चलिए, ये तो हो गया मेरिस्टेमेटिक का डेफिनेशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रॉपर्टी, है ना. आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का. ओके, लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन करा था अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. व्हाट इज दैट? मैं पूछा था स्वयं. ओके, स्वयं पूछे थे, अच्छा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना. क्लासिफिकेशन, see, on the basis of origin and on the basis of the area where the meristematic tissue exists, ठीक है, दो शब्द हमने यूज करा. on the basis of, किस आधार पे, on the basis of origin in the life of plant, in the life of plant, प्लांट की जिंदगी में कब आ रहा है, उसके लाइफ में कौन से उम्र पे जाने के बाद ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, एक ये बेसिस हो गया, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इन द लाइफ ऑफ प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ टू टाइप. हु कैन से दोस टू Sir, टाइप ऑफ? primary and secondary. वेरी गुड. हु इज दिस? Himangi. अच्छा, यू आर देयर.
सर 5 मिनट लेट हो गया सर थोड़ा। नहीं, हमें लगा तुम कोरोना चेकअप करवाने गई हो। नहीं सर, आपके आशीर्वाद से अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, शुरुआत नहीं हुआ अभी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is of two type, are of two type कर देंगे, ज्यादा सही रहेगा, है ना। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक लाइन में खत्म करेंगे। व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and secondary meristematic tissue, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। नाउ हु कैन से, मिश्रा जी बताएंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है? हम तो समझाएंगे ही इसका मतलब, आप इस टर्म को देखें। हाँ, मिश्रा जी बोल रही हैं। नहीं, हिमांगी। हिमांगी जी बोल रही, नॉट नाउ। मिश्रा जी बोलेंगे। हेलो। Yes, sir. या श्रुति? श्रुति ना? No, sir, Smriti. श्रुति, या टेल मी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक No, sir, टिश्यू। Smriti. स्मृति, हाँ श्रुति नहीं स्मृति। हाँ स्मृति बताओ, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शब्द से क्या पता चल रहा है? शब्द से क्या पता चल रहा है? So, जो प्राइमरी हो, प्रिमिटिव हो, ओके ठीक है, चलिए आप लोग के जो मन में मेन भी कुछ ऐसा ही, प्राइमरी हो, प्रिमिटिव हो, पहला हो, है ना, पहला हो, ऐसा ही कुछ शब्द आपके ध्यान में आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज राइट। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मींस वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट in the plant right from its plantlet stage, right from its seedling stage, right from its germinating stage। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पौधे के अंदर प्रेजेंट है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पौधा जन्म ले रहा है, ठीक ना, उस समय से जो टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, जो सेल डिवीजन करने की टेंडेंसी रख रहा है ना। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहने का मतलब पौधा ओल्ड हो गया, ठीक ना, जैसे कि 2 साल पुराना हो गया, 3 साल पुराना हो गया, है ना, उसके बाद 2 साल 3 साल पुराने होने के बाद फिर से पौधे के अंदर वो जन्म ले रहा है ना, पौधे के अंदर फिर से वो जन्म ले लिया, जिसके चलते उस पार्टिकुलर एरिया में डिवीजन होना शुरू हो गया और उस पार्टिकुलर एरिया का वॉल्यूम बढ़ने लगा, है ना। तो जिसके चलते ये प्रक्रिया होने लगी, वॉल्यूम बढ़ने लगा, सेल डिवीजन होने लगा, है ना, उस पर्टिकुलर सेल को, टिश्यू को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द प्लांट, राइट फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट, है ना, इट कम्स इन द लेटर लाइफ ऑफ द प्लांट, करेक्ट, ठीक ना। सो यहाँ पे लिख रहे हैं हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। इट इज that tissue which is present right from the beginning of the, ठीक है, tell me the spelling of beginning। प्लांट लाइफ, ठीक है ना, इस प्रकार के टिश्यू को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। हाँ सर, इज प्रोमेरिस्टेम a type of meristematic tissues on the basis of origin? ठीक है, प्रोमेरिस्टेम, यस सर, बोल सकते हैं, प्रोमेरिस्टेम भी मान के चलिए वो प्राइमरी मेरिस्टेम ही है, लेकिन अभी उसके पास डिवीजन करने की टेंडेंसी खत्म हो रखा है। सर ये स्कूल में बताया गया था कि ये ओरिजिन के बेसिस पे सिर्फ प्रोमेरिस्टेम होता है। प्रोमेरिस्टेम का टाइप्स होता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रोमेरिस्टेम के बेसिस पे। यस सर। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, ऐसा कुछ इनकाउंटर नहीं करें, दिखाएंगे एक बार, किताब में होगा तब हमें दिखाएंगे, नोट्स में नहीं। Sir, can we say that primary meristematic tissues are those tissues which are derived directly from the meristem of the embryo? मेरिस्टेम ऑफ द एम्ब्रियो,
प्राइमरी मेरिस्टेम, यू कैन से, बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं. Okay, just which is present right from the beginning of the plant life, that is called primary meristematic tissue. कुछ एग्जांपल दे सकते हैं इसके प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के. एग्जांपल रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना. देन शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शूट एपिकल, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना. ये दो अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, प्रो कहने का मतलब होता है पहला, ठीक है ना, प्रो, पोस्ट, ठीक है ना. तो प्रो आप कह रहे हो, इसका मतलब विच इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, है ना. फिर से सानिध्य पूछेंगे क्वेश्चन, क्या पूछ रहे थे तुम? प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कुछ बोल रहे थे, बोलेंगे जरा फिर से. हम नहीं बोल रहे थे सर. ओके, कौन बोल रहा था? हिमांगी, यू वर सेइंग, एंड मैं Sir, Swayam was asking. हाँ, स्वयं, you asking, ask me that question again, repeat that question again. So the question was, sir, is promeristem a type of meristematic tissues on the basis of origin? Promeristem, ठीक है, प्रोमेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसको बोल सकते हैं. प्रोमेरिस्टेम सर मैं इसके बारे में सर्च किया तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में 3 टाइप्स दिखा रहा था, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी और सेकेंडरी. नहीं, ज्यादातर हम लोग डील करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सॉरी क्या बोल रहे थे हम, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक. प्रोमेरिस्टेम इट इज देयर इन द एम्ब्रियो, है ना, वो एम्ब्रियो में प्रेजेंट रहता है, उसके बारे में उतना जिक्र नहीं करते. आप और जरा डिटेल में जाना चाहते हो तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो 3 अलग अलग पोर्शन, है ना. लेकिन प्रोमेरिस्टेम से, प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सिर्फ आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही आना है अल्टीमेटली ना. प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आएगा आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएगा. और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मैच्योर हो जाता है, ठीक है ना, देन इट कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट टिश्यू, है ना, बोल सकते हैं, है ना. लेकिन ऑफन ये पूछा नहीं जाता है ना, आप लोग का लेवल में पूछा नहीं जाता, आप लोग का लेवल में नहीं, हायर क्लासेस में नहीं पूछते. आप कोर बॉटनी जब पढ़ोगे तब जाके वहां पे इनकाउंटर करोगे कि हाँ, एम्ब्रियो के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, है ना, जिनको हम लोग प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हैं. ठीक है, दैट cells actually divides in order to germinate the plant, है ना. जर्मिनेट करवाने के लिए वो पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ समय तक ही रहेंगे वो, 1 दिन 2 दिन, ठीक ना, इतने समय के लिए रहेंगे, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे टिश्यूज में, है ना. यहाँ पे हम उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे. अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, Sir, these tissues develop later from the permanent tissues of the plant. ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है. सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which comes or which arises in later stage of the plant life, ठीक है. टिश्यू those arises on later stage of plant life are called secondary meristematic tissue. 2 डिग्री कहने का मतलब होता है सेकेंडरी, ओके, है ना. चलिए, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? हाँ, rings of the trees. हाँ, एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना. एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
rings of the trees that is actually has formed because of presence of cambium. ठीक ना? Cambium is considered as the secondary meristematic tissue. ठीक ना? ये होता है दो प्रकार का कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, सर वास्कुलर कैम्बियम. हाँ, टेल मी. सर एक क्वेश्चन है सर मेरा. हाँ बोलो. सर एक टिश्यू बनाने के लिए कितना सेल चाहिए सर, मतलब नंबर 1000, 10, 100 कुछ कौन सा specific? कौन सा कौन सा क्या टिश्यू बनाने के लिए? एक टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए कितने सेल चाहिए? टिश्यू आप मोर देन वन सेल भी रखोगे ना तो वो टिश्यू कहलाएगा. ठीक ना? लेकिन हाँ, उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन ही करना पड़ेगा. देन वी कैन कंसीडर दैट ग्रुप ऑफ सेल इज अ टिश्यू, है ना? दो एक से ज्यादा सेल भी यदि प्रेजेंट है और वो दोनों सेल मिलके एक ही फंक्शन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एक ही फंक्शन करेंगे तो उनको टिश्यू हम लोग बोल सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वी कैन नॉट कैटेगराइज एज टिश्यू और सेल, है ना? डेफिनेशन ही है टिश्यू का, डेफिनेशन ही है टिश्यू का, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू, है ना? यदि मान के चलो अलग अलग सेल है ना? अलग अलग सेल है, टिश्यू बन सकता है. हाँ अलग अलग, हम बाद में आते हैं वहां पे. अलग अलग सेल है, ओके, बहुत सारे सेल है, लेकिन वो सेल अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं. some is acting as a respiratory cell, some acting as excretory cell, as it happens in case of sponges, है ना? तो उसको हम लोग टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे, उसको टिश्यू हम नहीं बोलेंगे, उसको सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, है ना? हाँ, अभी क्या बोल रहे थे आप? मतलब हम ये कंफ्यूजन बोल रहे थे कि मतलब 2-3 सेल भी एक टिश्यू कह सकते हैं. कह सकते हैं, बशर्ते क्या होना पड़ेगा? एक फंक्शन और एक ओरिजिन. हाँ, they must do a particular function only, है ना? एक पर्टिकुलर फंक्शन उन लोगों को करना चाहिए और they must have originated from a single mother cell, है ना? तब जाके हो गई. ठीक है, ओके, ठीक है. ये कैम्बियम है. कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कैम्बियम दो प्रकार का होता है, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, है ना? वास्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. अब जाइलम एंड फ्लोएम क्या आता है हम बताएंगे, ठीक ना? जाइलम फ्लोएम के बीच में रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे वास्कुलर कैम्बियम. व्हाइल कॉर्क कैम्बियम इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. अब एपिडर्मिस कहाँ होता है? जब हम आप लोग को बताएंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट डाइकोट प्लांट ना, उसका स्टेम का या फिर रूट का एनाटॉमी बताएंगे ना, वहां पे बताएंगे वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम कहाँ एग्जिस्ट हो रहा है. अभी आप लोग याद करेंगे, है ना? वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. यदि आप ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे किसी स्टेम का, सो you will be able to observe xylem and phloem somewhere, है ना? फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से xylem और phloem एनकाउंटर करोगे, है ना? इस तरीके से, ठीक है. नीचे वाला पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल नीचे वाला जो पोर्शन बना रखे हैं हम पिंक कलर से, दैट इज xylem. फॉर एग्जाम्पल xylem. ऊपर की ओर जो स्ट्रक्चर ग्रीन कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज phloem, है ना? xylem और phloem के बीच में एक पतला सा लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, पिंक व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर का. इसको हम लोग कहेंगे, ओके, इसको हम लोग कहेंगे कैम्बियम, है ना? धीरे धीरे क्या होता है, ये कैम्बियम एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है ना? इसी को हम लोग कहते हैं कैम्बियम रिंग. कैम्बियम रिंग कहेंगे इसको, है ना? कैम्बियम रिंग कहेंगे इसको. सो आई विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन. इतना तो समझ में आया ना आप लोग को, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना? और कब एग्जिस्ट कर रहा है? पुराने में एग्जिस्ट करता है. हाँ, नोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है. सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज एब्सेंट इन मोनोकोट्स, ठीक है. सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू absent in are absent in, ठीक है, मोनोकोट्स. याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है जी ओलंपियाड में, ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है ना? एंड प्रेजेंट इन, और प्रेजेंट रहेगा कहाँ? प्रेजेंट इन डाइकॉट्स. डाइकॉट्स, ठीक है, डाइकॉट्स में प्रेजेंट रहेगा. आगे बढ़े. ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इन द प्लांट लाइफ.
दो प्रकार का हो गया. नाउ आई एम गोना डील टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन. ठीक है, एग्जिस्टिंग इन द प्लांट. ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, on the basis of position, on the basis of position in the plant. ठीक ना, on the basis of position in the plant, meristematic tissue is of three type. Meristematic tissue are of three type. Are of three. ठीक है, who can say? Sir, apical, Sir, I can. intercalary, and lateral. And lateral. Very good, very good. Apical meristematic tissue. Apical meristematic tissue. ठीक है. Then apical after that. Intercalary. Intercalary. Very good. Intercalary. CALA. Intercalary meristematic tissue. And finally. Lateral. Very good. Tissue. वो टाइम टेकिंग है यार, बार बार लिखना पड़ रहा है. एंड लैटरल. सर डिटो मार दीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में. डिटो मार दें, डबल. थैंक यू, लेट मी डू दैट. लैटरल. लो डिटो, ये हो गया डिटो. ओके. यस सर. ओके, चलिए ठीक है. shall I draw the diagram or shall I get the diagram from Google? Tell me. In order to demonstrate this positions of apical, intercalary and lateral, tell me. हम डायग्राम बनाएं या फिर गूगल से खोज के लाएं? I prefer to draw by my own. सर आप ठीक है, हम बनाएं. ठीक है, पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग गूगल बाबा के पास. ओके, we'll take it help later on, है ना. So कंसीडर करेंगे, ये है आपका सोइल पोर्शन. ठीक है ना, नीचे की ओर जो सिस्टम प्रेजेंट है प्लांट का, दैट इज रूट सिस्टम, और ऊपर की ओर जो प्रेजेंट है दैट इज शूट सिस्टम. करेक्ट है ना. ओके, यहाँ पे कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट रूट. रूट के इस एरिया में, इस रीजन में कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे. नॉट एट द टिप, एकदम टिप पे नहीं, टिप के थोड़े से ऊपर वाले पोर्शन में कुछ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना. ये रहा, इसको कैप कहते हैं. दैट इज व्हिच टाइप ऑफ कैप, हिमांगी? सर नो आइडिया. रूट कैप, दैट इज. Root cap. सॉरी सर. व्हाट सॉरी, क्यों? नहीं सर, ऐसे ही. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, इसके जस्ट उल्टा, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वाले पोर्शन पे भी कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे. इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे? नाउ यू कैन से, यू विल बी एबल टू से, आई गेस. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ओके, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पे कुछ आएगा, फिर हम लिखेंगे एपिकल शूट. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, सी एपिकल शब्द का मतलब क्या होता है? What is the dictionary meaning of Sir, apex? it is derived from apices, means growing tips. ठीक है, टिप पोर्शन पे, एंड पोर्शन पे, ठीक ना, एंड पोर्शन पे. तो पौधे के पास दो एंड होगा, एक रूट के पास एंड है और एक टिप ऊपर की ओर एंड है कि नहीं है? पौधे में दो एंड है ना, एक जड़ के पास होगा और एक तना के पास होगा, शूट के पास होगा. सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो जगहों पे एग्जिस्ट करेगा, एक शूट के पोर्शन पे और एक रूट के पोर्शन पे. जो शूट के पोर्शन पे होगा उसको हम लोग कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो रूट पोर्शन पे होगा उसको हम लोग कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, फिनिश. ध्यान देंगे, जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम बनाए हैं, ये प्रेजेंट रहता है एक्सट्रीम टिप पे, एक्सट्रीम टिप पे प्रेजेंट रहेगा. व्हाइल द रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव द
tip. This is difference between RAM and SAM. SAM और RAM में ये मेजर डिफरेंस है ना, मेजर डिफरेंस है ये। ओके चलिए हटाइए। दिस इज रूट एपिकल एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट इज प्रेजेंट, कहाँ गया, सर एपिकल मेर, हाँ बोलो। सर रूट कैप का फंक्शन क्या होता है? रूट का फंक्शन मतलब? सर रूट कैप रूट कैप का फंक्शन क्या होता है? रूट कैप का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना, इस रूट एपिकल मेरिस्टेम का प्रोटेक्शन करना, है ना। रूट को पेनिट्रेट करना होता है सोइल को, है ना। तो यदि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डायरेक्ट रूट को टच करे, पेनिट्रेट करे, तो हो सकता है मैकेनिकल इंजरी सहना पड़े। मैकेनिकल इंजरी से सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो सकता है, न्यूक्लियस में म्यूटेशन हो सकता है, गड़बड़ी हो सकता है। ओके है ना। द फंक्शन ऑफ रूट कैप इज प्रोटेक्शन। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक ना, present at the tip of the plant, ठीक ना। it is of two type, ठीक ना, दो टाइप हो जाएगा, that is RAM and SAM। एब्रिविएट कर पाओगे आप लोग? RAM मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? फंक्शन क्या होगा इसका? सर प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रोथ तो फंक्शन है ही है, ठीक ना। Sir, increase the length of the वेरी plant. गुड, ठीक है। इट हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट, है ना। और हमेशा हमेशा ये पार्टिसिपेट करेगा लेंथ बढ़ाने में। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, जब तक पौधा रहेगा तब तक ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहने ही रहे, है ना। वो पर्टिकुलर सेल नहीं रहेगा, कोई नया मेरिस्टेमेटिक सेल, लेकिन RAM AM हमेशा एग्जिस्ट करते रहेंगे एपेक्स पे, है ना। देखते हैं इसका। It helps in growth, leads to increase in length of the plant, ग्रोथ में मदद करेगा, प्लांट का लेंथ बढ़ाने में मदद करता है। सी, ये टिश्यू हमेशा ऊपर की ओर ग्रो करना है ना। ओके, ये टिश्यू हमेशा नई चीज एडिशन करेगा, तो ऑब्वियसली ये ऊपर की ओर ग्रो करता हुआ दिखेगा और ये नीचे की ओर ग्रो करता हुआ दिखेगा, है ना। सेल वाले चैप्टर में शायद आप लोग को पढ़ाए कि नहीं, शायद दूसरे बैच में पढ़ाए हैं। हम ये बताए थे प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना, दैट इज इनडिटरमिनेंट। आई एम यूजिंग अ टर्म इनडिटरमिनेंट। ओके, the growth in plant is indeterminate, uncontrolled growth, while in case of animal it is determined, controlled। animals की केस में ग्रोथ कुछ साल तक ही होता है ना, हो सकता है 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल तक हो, उसके बाद ग्रोथ स्टंट हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन प्लांट के केस में ग्रोथ हमेशा होते रहेगा, वो 200 साल का ही क्यों ना हो जाए, 2000 साल का ही क्यों ना हो जाए, it will show growth, ठीक है, always। and that growth is possible because of presence of meristematic tissue। okay, ठीक है ना। this makes the plant to grow continuously, ठीक है, कंटिन्यूसली ग्रो करने में मदद करता है।
कंटिन्यूसली मदद करता है इसको ग्रो करने में, है ना। जब तक मर ना जाए तब तक ग्रो करते रहता है ना। दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट ग्रोथ। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, स्पेलिंग देखेंगे आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यू नो व्हाट इज नोड एंड इंटरनोड? Yes, नोड sir. एंड इंटरनोड जानते होंगे, ठीक ना। नोड पोर्शन एक एरिया है प्लांट के केस में जहां पे टिश्यूज बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, है ना। वहां पे एक लीफ निकला हुआ रहता है, ठीक है, वहां पे लीफ निकले हुए रहते हैं। वहां पे हो सकता है बड भी प्रेजेंट हो, लीफ के बगल में बड भी प्रेजेंट हो, ठीक, इस तरीके से। सो दिस रीजन इज कॉल्ड नोड, इसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग नोड। और इनके बीच का जो एरिया है उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? Internode. ओके, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड, है ना, इंटरनोड प्रोनाउंस करेंगे। ओके, और एक छोटा सा हम स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाए हैं, इमेच्योर शूट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बड, ठीक है, इसको बड प्रोनाउंस करेंगे, लीफ। हाँ, नाउ आई एम गोना टेक डील इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, सो यहाँ पे कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे, ये इंटरनोड के ऊपर भी रह सकते हैं, नीचे भी रह सकते हैं, यहाँ पे, है ना। सम टिश्यूज में एग्जिस्ट अराउंड द नोड, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग के बुक में कहीं एक ही जगह दर्शाया होगा, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ठीक ना, ये डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ऊपर की ओर ही दर्शाया, लेकिन क्लियर कट ऊपर भी नहीं है ना। ओके, इस टिश्यू का भी फंक्शन होता है कि पौधे का लेंथ बढ़ाए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बढ़े, इस डायरेक्शन में बढ़े, है ना, इस डायरेक्शन में बढ़े हमेशा, है ना। सो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पार्टिसिपेट करेगा टू इंक्रीज द लेंथ, टू इंक्रीज द इंटरनोडल डिस्टेंस, है ना। इस डिस्टेंस को बढ़ाने में मदद करेगा। ये जो डिस्टेंस देख पा रहे हो ना, इंटरनोड, इंटरनोड का लेंथ बढ़ेगा और नोड का जो डिस्टेंस होगा ये भी बढ़ेगा, है ना। सो इसको हम लोग कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देख लेते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट और इसका फंक्शन क्या होगा। इंटर CALARY मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। प्रेजेंट नियर, लोकेशन पूछता है, ओके, प्रेजेंट नियर नोड, ठीक है, नोड के पास प्रेजेंट है। मदद क्या करेगा? हेल्प्स इन द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट, length of the plant by increasing what? Length of internode. Very good. By increasing the distance between, yes, distance between what? Two nodes. Very good, two nodes, है ना। ओके, इसको कहा जाता है it increases the internodal distance, है ना। it increases, बहुत सारे जगह ये भी लिखा गया है इंटरनोडल डिस्टेंस, है ना, इंटरनोडल डिस्टेंस को इंक्रीज करने में मदद करता है। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज प्रेजेंट ओनली इन शूट, रूट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सर क्योंकि रूट में नोड्स नहीं होते हैं। वेरी गुड, रूट की प्रॉपर्टी ये है कि दैट इट डू नॉट पोजेस इंटरनोड, है ना। रूट के पास इंटरनोड नहीं होता है, लीफ नहीं होता है, स्केल्स नहीं होते हैं। It is present only in which system? Root system or shoot system? Shoot system. Present only in shoot system. Okay,
रूट सिस्टम में ये एब्सेंट है। फंक्शन भी बता ही दिए इसका। फंक्शन क्या है? इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, ठीक है, इंटरनोडल डिस्टेंस को बढ़ाने में मदद करता है। प्रेजेंट कहाँ पर है? नियर नोड्स, ठीक है। चलिए हटाते हैं यहाँ से, इतना ही क्वेश्चन आएगा। द लास्ट वन इज, लास्ट कौन सा है? lateral meristematic tissue. लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। lateral meristematic tissue, है ना, lateral meristematic tissue। सी lateral meristematic tissue को थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा ही दिमाग लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कंसिडर करें एक बड़ा सा होलो सिलिंड्रिकल पाइप। कंसिडर करेंगे एक बड़ा सा होलो सिलिंड्रिकल पाइप। कंसिडर किए? कंसिडर किए कि नहीं? एक इमेजिनरी डायग्राम बनाओ दिमाग में। बना? Yes, sir. ओके। एक और सिलिंड्रिकल पाइप कंसिडर करें, छोटा सा, छोटा डायमीटर का, है ना। कंसिडर अ सिलिंड्रिकल होलो पाइप, बहुत बड़ा सा, है ना। और कंसिडर करेंगे दूसरा सिलिंड्रिकल पाइप, सेम उसी का तरह है, बड़े वाले पाइप का अंदर। कंसिडर किए? कंसिडर किए ना। एक पाइप के अंदर दूसरे पाइप इंसर्टेड है, दोनों का डायमीटर अलग अलग है, कुछ इस तरीके से समझेंगे, है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। सो बाहर वाला जो एरिया दिखेगा ना, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर है ना। और यहाँ पे जो टिश्यू दिखेगा, इसको टिश्यू कंसिडर करेंगे आप। इसी टिश्यू को हम लोग कहेंगे लैटरल मेरिस्टेमेटिक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसी को प्रोनाउंस करेंगे। समझ में आया? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर होगा? क्या लैटरल Yes, मेरिस्टेमेटिक sir. टिश्यू आप अपने नेकेड आई से देख सकते हो, टच कर सकते हो? Can you Yes, see sir. and touch? No, you cannot touch and you cannot see, ठीक ना। द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपको लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखने के लिए you need to cut the plant through its transverse ना। तृतीय सेक्शन लेना पड़ेगा आपको देखने के लिए प्लांट का लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। टीएस देखना पड़ेगा या फिर एलएस देखना पड़ेगा, है ना। अब मान के चलो ये रहा एक पौधा, ठीक ना, ये पौधा रहा, ओके, थोड़ा सा सीधा बनाते हैं। ये रहा एक पौधा, है ना। इस पौधे के बीच में यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले रखा है। दिस इज एलएस ऑफ स्टेम, एलएस ऑफ स्टेम, ठीक ना। इसका एलएस जब लेंगे तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे दिखेगा, बीचों बीच में दिखेगा, है ना, यहाँ पे दिखना। एंड दिस लैटरल मेरिस्टेमेटिक इज देयर बिकॉज ऑफ कैम्बियम। ये कैम्बियम के चलते दिख रहा है, पार्टिकुलरली कौन सा कैम्बियम? वास्कुलर कैम्बियम के चलते, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक हम डायग्राम दिखा रहे हैं आप लोग का बुकलेट का, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो? देखो जरा, दिस इज एलएस, ठीक ना, ये एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्टेम है, ठीक है। दिस इज एलएस ऑफ स्टेम, है ना। इसको इस तरीके से दर्शाया गया। फॉर एग्जांपल ये रहा आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। ओके, आपने क्या करा? इसको कट करा। किस डायरेक्शन से कट करा आपने? इसको इस डायरेक्शन से कट करा, यहाँ से कट करा। और आप देख रहे हो यहाँ से, आप यहाँ से इसको देख रहे हो, दिस इज योर आई, है ना। आप यहाँ से इसको देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा? ये वाला फिगर दिखेगा, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर आपको दिखेगा, है ना। लैटरल मेरिस्टेमेटिक, ये आप इनकाउंटर कर पा रहे हो। ये दो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो और ये देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना। ये दोनों है, ये दोनों है ना। समझ में आया कि नहीं? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर है? हेलो, Yes, sir. ओके, इमेजिन कर पाए लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। इट इज Yes, sir. प्रेजेंट, है ना, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस। ओके, चलिए नाउ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका फंक्शन होगा नए सेल्स का एडिशन करना। सो ये देखो नए सेल्स का एडिशन करवा रहा है, नए सेल्स का एडिशन कर रहा है, ठीक है। इट इज कीप ऑन एडिंग न्यू सेल्स एवरी टाइम,
है ना, ये हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा जीवित रहेगा, जब तक पौधा मर ना जाए तब तक ये जीवित रहेगा। ठीक है, अंदर की ओर तो अंदर की ओर स्पेस नहीं है ना बढ़ने के लिए, अंदर की ओर कुछ ही स्पेस है, मान के चलो ऑब्लिटरेट हो गया, खत्म हो गया स्पेस, तो अब ये बढ़ना शुरू करेगा किस डायरेक्शन में, बाहर की ओर। ठीक ना, इस डायरेक्शन में बढ़ने की शुरू करेगा, है ना। अब इस डायरेक्शन में बढ़ने के चलते क्या होगा, इस डायरेक्शन में बढ़ने के चलते इसका डायामीटर पे क्या असर पड़ेगा, इसका डायामीटर पे क्या असर पड़ेगा जी, सर इंक्रीज Increase. it will increase the girth और diameter, है ना, diameter of the stem, stem का diameter बढ़ेगा। Got it? ये function हुआ lateral meristematic tissue का। Okay, so let me locate where it is present. It is present between xylem and phloem, xylem and phloem। ठीक है, xylem और phloem के बीचों बीच प्रेजेंट रहता है ये, है ना, xylem और phloem के बीच में प्रेजेंट रहता है, and also present below epidermis of stem, epidermis, ठीक ना, epidermis, epidermis के नीचे, epidermis आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बताएंगे आगे चल के, मोटा मोटी यहाँ पे समझा दे रहे हैं, देखोगे ये रहा epidermis, उसके बाद एक और लेयर आएगा जिसको कहेंगे कॉर्टेक्स, इसके बाद एक और लेयर आता है जिसको कहते हैं एंडोडर्मिस, उसके बाद एक और लेयर आएगा जिसको हम लोग कहेंगे पेरीसाइकल, उसके बाद एक और लेयर आएगा जिसको कहेंगे फ्लोएम। ठीक ना, एक और लेयर आता है जिसको कहेंगे कैम्बियम, एक और लेयर आएगा जिसको कहेंगे जाइलम, एक और लेयर आएगा जिसको कहते हैं पिथ। कितना लेयर है देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक ना, ये टिश्यू सिस्टम एनाटॉमी वाला सेक्शन में हम बताएंगे। सो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज कैम्बियम, है ना, कैम्बियम। इट इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड आल्सो प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस। यहाँ पे भी एक यहाँ पर प्रेजेंट है, देखेंगे इस वाले पोर्शन को हम लोग कह रहे थे कैम्बियम, और एक यहाँ पे भी अराइज होता है कैम्बियम, इसको हम लोग कहते हैं कोर्क कैम्बियम। और इन दोनों के चलते ही क्या होता है, इसका डायामीटर बढ़ता है, इसका डायामीटर बढ़ेगा बाहर की ओर, है ना। सो आई एम टॉकिंग अबाउट लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। So lateral meristematic tissue present between xylem and phloem and also present between below, sorry not between, below epidermis, present below epidermis, okay, है ना। It is absent, ठीक है, ये absent होता है मोनोकोट के केस में, गांठ बांध लेंगे ये, ठीक है। It is lateral meristematic tissue, I'm talking about what, lateral meristematic tissue is absent, किसके केस में, absent in what, monocots, मोनोकोट्स के केस में ये एब्सेंट होना है। तो मोनोकोट का पौधा, ओके चलिए उससे पहले हम बताते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Sir, helps in the broadening of the base of plant. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट, गर्थ मतलब Diameter. हाँ डायमीटर, थिकनेस, INC, increasing in the girth of the plant, in the helps in increasing the girth of the plant, है ना। ओके, डायमीटर बढ़ाने में काम आएगा। दूसरा चीज ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इट ओरिजिनेट्स लेटर इन लेटर स्टेज ऑफ द प्लांट लाइफ, है ना। इट अराइजेस ऑन लेटर स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ, है ना, प्लांट लाइफ के बाद में आता है, शुरू से प्रेजेंट नहीं रहता है। सो इट पार्टिसिपेट इन सेकेंडरी ग्रोथ, इट
participate in secondary growth. और मैंने बताया था अभी अभी कि secondary growth is absent in case of plant. Which plant? Secondary growth is absent in case of monocots. बताया था, अभी भी मैंने बताया था, है कि नहीं? ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? सर हाँ जी, बोलेंगे। सर ये कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिमिलर है कि नहीं है? क्या नहीं है? दे आर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे आर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे आर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन बोल रहे हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इन द प्लांट लाइफ। ये हम कहना चाह रहे हैं। Sir, can we और say क्या? that the function of lateral meristem is to give rise to vascular tissues? न्यू वास्कुलर टिश्यू, सिर्फ कॉर्क कैम्बियम जो है ना, ठीक ना, जो वास्कुलर कैम्बियम है वही राइज कर सकता है जाइलम और फ्लोएम को, while cork cambium cannot give rise to vascular bundles, है ना? वास्कुलर कैम्बियम, दो प्रकार का कैम्बियम बताया मैंने, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। कहाँ पर बताया था? कहाँ गया? कॉर्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम, दो चीज का जिक्र मैंने करा यहाँ पे। यस, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। यस, वास्कुलर कैम्बियम इट कैन गिव राइज टू न्यू जाइलम एंड न्यू फ्लोएम, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, वी प्रोनाउंस इट एज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, इट कैन गिव राइज टू न्यू, ठीक है, कभी तो आएगा इसी तरह, है ना? लेकिन कॉर्क कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम को जन्म नहीं देना है ना? ओके, ठीक है। सो यू आर राइट हिमांगी, आपने कहा कि क्या ये सेकेंडरी वास्कुलर बंडल को जन्म दे सकता है? यस, इट कैन गिव, लेकिन which type of cambium? Which New cambium? vascular. Only the vascular cambium can give rise to xylem and phloem, है ना? वही दे सकता है। और पहले से जो जाइलम आते हैं, फ्लोएम आते हैं, वो बनते हैं तुम्हारे बोल सकते हैं प्रो कैम्बियम से बनते हैं, या फिर प्रोजाइलम, फ्लोएम होते हैं। ओके, प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोजाइलम कुछ होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, जो कि तुम्हारा प्रोवास्कुलर बंडल कहते हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहता है, प्रोवास्कुलर बंडल कहते हैं, दैट इज प्रोवास्कुलर बंडल। उतना डीप में नहीं जाना यार, है ना, उतना डीप में नहीं जाना। हाँ, आप जो बोली वो पार्शली सही है, उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा वास्कुलर कैम्बियम। ओके, ठीक है, चलिए कहाँ पर है हम लोग, कहाँ पर है, वेयर वी आर, इट राइजेस ऑन लेटरल स्टेज ऑफ द प्लांट लाइफ, सो इट पार्टिसिपेट इन सेकेंडरी ग्रोथ, है ना, और ये एब्सेंट है आपके मोनोकॉट्स के केस में। ठीक है, चलिए अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें कहीं डाउट? उसमें कहीं पर डाउट? किसी को भी कुछ प्रकार का डाउट नहीं है? चलिए रिवाइज करते हैं एक बार। संडे वाले टेस्ट में टिश्यू से भी क्वेश्चंस आएंगे? संडे वाला टेस्ट कब है? कल परसों वाला संडे, कल परसों वाला संडे, आई डोंट नो। यस सर, क्या सिलेबस मिला आप लोगों को? यस सिलेबस सर, मिला आप उसमें लोगों तो सर सिर्फ सेल्स लिखा है, लेकिन आज टिश्यूज हुआ ना, तो आई वाज आस्किंग कि टिश्यू से भी क्वेश्चंस आएंगे। लेट मी सी, यदि लगेगा कि देना चाहिए देन आई विल गिव, ठीक है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं थैंक रहेगा, यू सर। है ना, मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेगा। ये वही चैप्टर का आप अच्छे से तैयार कर लो, है ना, उसी को तैयार कर लो अच्छे से। हाँ, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं। टिश्यू is a group of cell having common origin performing particular function. Bichart has given the term tissue and also by Grew. Grew ने किसमें दिया था जी? एनिमल के केस में। बिचार्ट ने दिया था प्लांट के केस में, है ना? ओके, टिश्यू सिस्टम को हम दो भागों में पढ़ाई कर सकते हैं, एक एनिमल टिश्यू हेडिंग के अंदर और एक प्लांट टिश्यू के हेडिंग के अंदर, ठीक ना? सबसे पहले हम डील कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू
सबसे पहले कैटेगराइज कर सकते हैं दो भागों में, ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी टू डिवाइड और नॉट टू डिवाइड, है ना। हमने इसको दो भागों में बांट रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी टू डिवाइड और नॉट टू डिवाइड, है ना। कहाँ पे है? प्लांट सेल और प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांट रखा है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? Division. on the basis of multiplication, on the basis of multiplication, division, है ना, सेल डिवीजन के बेसिस पे। जो डिवाइड किया वो हो गया मेरिस्टेमेटिक, ये हो जाएगा डिवाइडिंग, और ये क्या हो जाएगा? नॉन डिवाइडिंग। इसको कहेंगे हम लोग नॉन डिवाइडिंग, है ना। सो डिवाइडिंग वाले को मेरिस्टेमेटिक कहेंगे और नॉन डिवाइडिंग को परमानेंट कहेंगे, करेक्ट, है ना। सो जो डिवाइडिंग है उसको हमने पहले डील करा यहाँ पे। ये वो टिश्यूज है जिसके पास सेल डिवीजन करने की टेंडेंसी होती है। इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखा, वैक्यूल है, वैक्यूल होंगे तो बहुत छोटे होंगे, ना के बराबर होंगे, है ना, और ज्यादातर के केसेस में एब्सेंट होंगे। सेकेंडरी सेल वॉल नहीं रहेगा, ये मेंशन किए कि नहीं? इट लैक्स सेकेंडरी सेल वॉल। क्या इट सेल वॉल इज थिन, सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट, है ना। सेकेंडरी सेल वॉल इसमें नहीं है, ओके। इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं है, सेल बहुत ही टाइटली अरेंज रहते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, हैज डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म कहने का मतलब इसके पास जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं ना, ऑप्टिमम अमाउंट में रहता है। केमिकल्स हाईली एक्टिव होते हैं, एटीपी प्रोमिनेंट रहता है, ज्यादा प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस हाईली एक्टिव रहता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कचड़ा इसके अंदर नहीं भरा हुआ रहता है, फ्लासिड कंडीशन में रहता है, ऑप्टिमम साइज में ये रहता है। इसका साइज अभी कोई शेप नहीं अचीव करा है, ओके, पर्टिकुलर शेप अचीव नहीं करा है अभी, है ना। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इन द लाइफ ऑफ द प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, जैसे कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करा हमने और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करा। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट लाइफ के स्टार्टिंग स्टेज से रहेगा, जो डिराइव किया हुआ रहेगा प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, है ना, उसको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। कि उसका एग्जांपल हो जाएगा आपका रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप ये भी दे सकते हैं इंटरकैलरी, ऑल्सो यू कैन राइट इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यू कैन राइट, है ना, ये भी आप लिख सकते हो एग्जांपल के अंदर। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधे का लाइफ में बाद में आता है, लेटर स्टेज में आता है ना, पहले से प्रेजेंट नहीं रहता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा कैम्बियम। कैम्बियम भी दो प्रकार के होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ओके। चलिए कॉर्क कैम्बियम हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। एज यू सेड कैम्बियम रिंग, तो कैम्बियम रिंग होता है क्या है? यही होता है कैम्बियम रिंग। यहाँ पे जो कैम्बियम रिंग है दैट इज एक्चुअली वास्कुलर कैम्बियम रिंग, है ना। यहाँ पे एक और रिंग बनेगा, इसको कौन सा रिंग बोलेंगे हम लोग, हिमांगी? सर कॉर्क कैम्बियम रिंग। कॉर्क कैम्बियम रिंग तो ये हो गया ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। अच्छा, कॉर्क कैम्बियम रिंग बोलिए आप, वास्कुलर, हाँ इसको कॉर्क कैम्बियम रिंग बोल सकते हैं, कॉर्क कैम्बियम रिंग, है ना, इसको कहेंगे हम लोग कॉर्क कैम्बियम रिंग, ठीक है। हाँ, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मोनोकॉट्स में है कि नहीं है? नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, प्रेजेंट इन डाइकोट्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भागों में बांटा हमने, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। एपिकल कहने का मतलब एपेक्स पे प्रेजेंट रहना, प्लांट के दोनों टिप पे प्रेजेंट रहना। सो इट इज प्रेजेंट ऑन शूट पोर्शन एज वेल एज रूट पोर्शन। रूट पोर्शन में एकदम टिप पे नहीं प्रेजेंट रहता है, थोड़े से ऊपर प्रेजेंट रहता है।
while the shoot apical meristematic tissue is present just on the tip of the plant. ठीक ना, ये टिप पे प्रेजेंट रहता है एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है दूसरा टिश्यू, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट नियर बड, सॉरी नोड के आसपास प्रेजेंट रहता है, ओके, नोड के आसपास प्रेजेंट रहता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, है ना। नोड के अगल बगल प्रेजेंट रहेगा। इसका फंक्शन होगा लेंथ बढ़ाना, शूट एपिकल रूट एपिकल का ही फंक्शन होगा लेंथ बढ़ाना, ओके, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहेगा आपका लेटरल साइड में, ठीक है, पौधे का लेटरल साइड में बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे, है ना, इस तरीके से बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, और इसका फंक्शन होगा गर्थ बढ़ाना, डायमीटर बढ़ाना, ठीक ना। इतना तक ही हम लोग किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यूज के बारे में। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। सेकेंड वी आर डीलिंग परमानेंट टिश्यू। सर, हाँ बोलेंगी। सर डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स किसको कहते हैं? हाँ अरे यार ये शब्द मेरे को यूज करना था यहाँ पे, वो शब्द हम यूज करेंगे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, जब कैम्बियम पढ़ाते हैं वहाँ पे करते, यहाँ पे भी हम यूज सर एपिकल करते हैं। मेरिस्टेम में भी उसको यूज कर सकते थे, क्योंकि सर उसमें कहा जाता है कि सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम ऑफ डिफरेंशिएटेड परमानेंट टिश्यू। क्या सर एपिकल मेरिस्टेम में सर एक लाइन था कि सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम ऑफ डिफरेंशिएटेड इनटू परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यू में डिराइव बताएंगे ना वो, हाँ अभी सर, वो तो शब्द इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंशिएटेड। अभी हम वो शब्द इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, और डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, तीन टर्म्स होते हैं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक ना, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, एंड रीडिफरेंशिएशन। तीन चीजें हो गई, ये डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। ओके, परमानेंट टिश्यू कहने का मतलब ऐसा टिश्यूज जिसके पास सेल डिवीजन करने की टेंडेंसी या तो 100% खत्म हो रखा है या पार्शियली खत्म हो रखा है, या तो हो सकता है वो डिवीजन ना करे या डिवीजन करे। ओके, व्हाट इज सेड, परमानेंट टिश्यूज आर दोस टिश्यू either it has lost the tendency to divide at all or it may divide in the near future, है ना। हमेशा डिवाइड करता नहीं रहेगा, जो हमेशा डिवाइड करता रहे दैट इज मेरिस्टेमेटिक। मान के चलो डिवाइड कर रहा था, परमानेंट बन चुका है, लेकिन हो सकता है भविष्य में इसके पास डिवीजन करने की टेंडेंसी आ जाए, तो उस रिस्पेक्ट में हमने कहा कि परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जिसके पास टेम्पोरली सेल डिवीजन करने की टेंडेंसी खत्म हुई है, या फिर परमानेंट ही सेल डिवीजन करने की टेंडेंसी खत्म हो रखी है ना। परमानेंट टिश्यू आर दोज टिश्यूज whose dividing tendency are lost permanently or may divide in near future, है ना। तो उसको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहेंगे। हो सकता है उसके पास डिवीजन करने की टेंडेंसी थोड़ा बहुत हो अभी या ना हो, है ना। परमानेंट टिश्यू ये डिराइव हो रखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही by following a step that is called differentiation,
ध्यान देंगे, ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने दो टिश्यूज को जन्म दिया, मान के चलो दो अलग अलग टिश्यूज, सॉरी बहुत सारे सेल्स को जन्म दिया, इसने बहुत सारे सेल्स को जन्म दिया है ना। सो ये वाला सेल मेरिस्टेमेटिक रह गया, ये वाला सेल मेरिस्टेमेटिक रह गया, मींस these cells has the tendency to undergo cell division। लेकिन ये जो सेल्स, कुछ सेल्स हैं, इनके पास सेल डिवीजन करने की टेंडेंसी लॉस्ट हो रखा है, खत्म हो रखा है ना, खत्म हो रखा है। तो इन्हीं सभी सेल्स को हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, दिस सेल्स आर प्रोनाउंस्ड एज परमानेंट टिश्यू। इसी को हम लोग परमानेंट टिश्यू प्रोनाउंस करेंगे। ओके है ना। ये किस चीज से बना है, ये परमानेंट टिश्यू बना किस से है, ये बना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, है ना। बाय फॉलोइंग ए स्टेप कॉल्ड डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, डिफरेंशिएशन है ना। डिफरेंशिएशन स्टेप कहने का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। डिफरेंशिएशन का एनालोगस शब्द ढूंढोगे तो स्पेशलाइजेशन आएगा, स्पेशलाइजेशन है ना, स्पेशलाइजेशन हो रहा है। सो जितने भी परमानेंट टिश्यूज है वो एक्चुअली में किससे बने होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हैं। They have followed a step called differentiation, and after following differentiation step, they have converted into a permanent tissue. समझ में आया? डिफरेंशिएशन टर्म शब्द यूज, टर्म यहाँ पे यूज किए हैं हम। हिमांगी, हिमांगी, Yes, sir. and one more girl, I have used the word differentiation over here, है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन होना, है ना। स्पेशलाइजेशन कहने का मतलब सेल के पास अपना फेथ आ जाना। फेथ, फेथ को हिंदी में क्या बोलेंगे, किस्मत, है ना। उसका पार्टिकुलर फंक्शन क्या होना है, उसको कंडक्शन करना है, या फिर मटेरियल को स्टोर करना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफिल को स्टोर करना है ना, प्रोटेक्शन करना है, एपिडर्मिस बनाना है, कार्ड सेल्स में कन्वर्ट होना है। दे ऑल हैव डिराइव फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओनली, है ना। आफ्टर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर स्टेप दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, है ना, अपना फेथ गेन कर लेना, निर्धारित कर लेना कि हम क्या करेंगे, दैट स्टेप इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उसके बाद कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में, है ना। अब ये परमानेंट टिश्यू डिवाइड हो भी सकते हैं, डिवीजन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना, डिवीजन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। कैसे? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे करेंगे हम लोग, किसके बेसिस पे करेंगे, दो प्रकार में। Who will say this? किसके बेसिस पे करेंगे, आद्या रानी? Sir, maybe on the basis of complexity. वेरी गुड, कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए कुछ कुछ सही रहा। हिमांगी, सानिध्य, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व, है ना, सेल किस प्रकार का, सॉरी किस प्रकार का सेल्स इन्वॉल्व है इसको बनाने में, ठीक ना। और यू कैन से कॉम्प्लेक्सिटी, यस आप बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बेसिस रख सकते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी CITY, ओके, देख लेंगे स्पेलिंग ना, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे भी। सो वी हैव कैटेगराइज्ड दीज सेल्स tissues into this tissues into two type: simple permanent and complex permanent। ये होता है ना जी, complex permanent tissue, है ना। सिंपल सर परमानेंट फिर से टिश्यू, बता सकता है, 1 मिनट हाँ के लिए हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था।
ओके परमानेंट टिश्यूज को परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये किस बेसिस पे हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं? तो इसका बेसिस है कि किस प्रकार का सेल इन्वॉल्व है इनको बनाने में। सिंपल परमानेंट टिश्यूज को बनाने में कौन सेल इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को बनाने में किस प्रकार के सेल इन्वॉल्व है ना। तो उसके बेसिस पे दो कैटेगराइजेशन हमने कर रखा है, करेक्ट है ना। इन सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक ना, इन सिंपल परमानेंट टिश्यू ओनली वन टाइप ऑफ सेल इज इन्वॉल्व ना, ओनली one type of cell is involved। सिर्फ एक प्रकार का सेल इन्वॉल्व है इसके अंदर, है ना। और इसके अंदर क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में मोर देन वन टाइप, ठीक ना, मोर देन one type of cells are involved, है ना। एक से ज्यादा सेल इन्वॉल्व है इसके अंदर, किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर, है ना। सो एग्जांपल्स, can you give me the examples of simple permanent tissue? Parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Simple permanent tissue, yes, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, ये होता है ना, parenchyma, Yes, collenchyma, क्लोरेनकाइमा भी सुने हो क्या? सर पैरेनकाइमा का Yes, सब sir. डिविजन्स होता है, प्रोसिन, क्लोरिन और एरेनकाइमा। स्क्लेरन एसएससी, हाँ क्या बोल रही हो आद्या? सर पैरेनकाइमा का भी सब डिविजन्स है, क्लोरेनकाइमा, प्रोसिन और एरेनकाइमा। एसएससी एल, ठीक है। जो बुकलेट में दिया है जरूरी नहीं है कि सब हम पढ़ाएंगे, ओके, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम डील करेंगे। पैरेनकाइमा का कुछ कुछ है ना, सब टाइप्स है, प्रोजेनकाइमा, ओके, एरियनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, आई विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम, ओके, सब नहीं, है ना, ओके। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होंगे, xylem and phloem. जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, जाइलम एंड फ्लोएम दे आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जाइलम फर्दर बना हुआ है अलग अलग प्रकार के सेल्स और सेल से, जैसे कि इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, वेसल्स, जाइलम, पैरेनकाइमा, वेसल्स, ट्रैकीड्स, ना क्यों फाइबर। लिखे, ना क्यों लिखे, ना अभी नहीं किए अभी। वेसल्स, ट्रैकीड्स, है ना, वेसल्स हो गए, ट्रैकीड्स हो गए, जाइलम फाइबर होंगे और जाइलम पैरेनकाइमा होंगे, ओके, है ना, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। कैन यू टेल मी आउट ऑफ दिस फोर व्हिच आर लिविंग एंड व्हिच इज डेड? सर Can you tell me? एक्सेप्ट जाइलम पैरेनकाइमा ऑल आर डेड। Okay, very good. Except xylem parenchyma, everything is dead. ये भी डेड है, ये भी डेड है, ये भी डेड है। लिविंग कौन है? सिर्फ ये लिविंग है, ओके। यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेट्स सी अबाउट द फ्लोएम, है ना। फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स होंगे दैट इज सिफ ट्यूब, है ना, सिव ट्यूब, और क्या होता है, कंपेनियन सेल होता है ना जी, sieve plate. नो, सिव ट्यूब, सिव प्लेट इसके अंदर आएगा बेटा, ठीक है। सर लेकिन क्या नाम है, फ्लोएम के डायग्राम में दिया हुआ था sieve अरे plate. यार, दैट इज नॉट अ सेल, दैट इज पार्ट ऑफ अ सेल, ओके, ठीक है। Yes, सिव sir. ट्यूब, कंपेनियन सेल, Sir, phloem parenchyma. वेरी गुड, कंपेनियन सेल, हाँ, फिर फ्लोएम, पैरेनकाइमा, and then फ्लोएम phloem, फाइबर। very good। Can you tell me out of this which is living? सर एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर ऑल आर लिविंग।
ओके, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, इसको यदि छोड़ देंगे, यही सब क्वेश्चन आता है जी आप लोग का लेवल पे, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, इसको छोड़ देंगे तो बाकी सब लिविंग है। दिस इज डेड एंड द रेस्ट थ्री आर व्हाट, ये लिविंग है, ये भी लिविंग है और ये भी लिविंग है ना। Sir, it is said that companion cells have lots of ribosomes. Sir, why they have? Actually it has to do work for two cells, है ना, ठीक है, one for itself, ठीक ना, एक तो खुद है, and it has to work for sieve tube also, क्योंकि sieve tube के पास न्यूक्लियस नहीं रहता है, sieve tube के पास न्यूक्लियस नहीं रहता है ना, तो नहीं है तो इसके पास डीएनए आरएनए भी नहीं रहेगा, नो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होनी है, पड़ेगा कंपेनियन सेल्स को ही करना पड़ेगा, बगल में प्रेजेंट है उसके, है ना। ओके, यस, इतना रहने देते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम पैरेन्काइम। ओके, किसी को कुछ पूछना है आज अभी यहाँ पे? सर हाँ बोलो। सर सीव ट्यूब्स में तो न्यूक्लियस मैच्योरिटी में नहीं रहता है ना, या फिर हाँ हाँ या बोलो, फिर ये शुरू से मैच्योरिटी ही नहीं, मैच्योरिटी में ही रहता है कि सर जब से ये है तभी से न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है इसमें? नहीं, एट मैच्योरिटी, ठीक ना, ऑन्टोजेनेटिकली दे आर सेम, ऑन्टोजेनेटिकली मतलब कि जब से ये बनते हैं एक ही समय से बनते हैं, एक्चुअली में फ्लोएम में तुम्हारा सीव सेल्स और कंपेनियन सेल एक ही साथ बनते हैं, है ना। मैच्योर होने के बाद ये अपना न्यूक्लियस लॉस्ट कर देता है, लॉस्ट इसलिए कर देता है ताकि उसके अंदर का सरफेस एरिया बढ़ जाए, कंडक्शन में मदद कर सके, इसीलिए वो घटा देता है, अपना न्यूक्लियस को हटा देता है। सेम थिंग हैपेंस विथ राइबोज रेड ब्लड सेल आल्सो, है ना। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो अपना अंदर का खाली जगह कर लेता है, जगह में खाली जगह कर लेता है, मतलब न्यूक्लियस को हटा देता है ना। तो मैच्योरिटी में जाके खत्म होता है, पहले ही नहीं खत्म होता है ना। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही पैदा हुआ, नो इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। और कुछ क्वेश्चन है? एनी अदर? हेलो सर हाँ बोलेंगे। सर जाइलम में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट क्यों नहीं होता है और सिर्फ फ्लोएम जाइलम में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है, इसका रीजन ये है कि हमेशा पानी का मूवमेंट यहाँ पे हायर लेवल से लोअर लेवल में जाता है ना, हायर लेवल से लोअर लेवल में जाता है, तो पानी हमेशा हायर लेवल रहता है रूट में, सोइल में, और लोअर पोर्शन रहता है एयर में, है ना। तो बताइए, एयर से क्या पानी रूट में जाएगा, सोइल में जाएगा? क्या पत्ता बाहर का पानी ट्रैप करके रूट में भेज सकता है? नहीं भेज सकता। रीजन क्या है? क्योंकि हवा में उतना पानी ही नहीं है कि वो कैप्चर करे और सोइल को पहुंचा दे, है ना। ये तो आपका लोअर पोर्शन में है ना, लोअर पोर्शन में पानी का बहाव ज्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम पढ़ रखे हैं भैया ऑस्मोसिस में, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, है ना। इसलिए ये एक रीजन है। यदि आपका पास स्टेम है ना, ठीक है, स्टेम को कट कर दोगे, स्टेम को उल्टा भी कर दोगे, तभी भी वो पानी हायर से लोअर ही भेजेगा, ठीक है। इसका बनावट ही इस तरीके से है ना। और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि जाइलम में कोई भी चीज का मूवमेंट होता है ना, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट सॉल्यूट का कंसंट्रेशन के बेसिस पे। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट कंसंट्रेशन जहां चाहे वहां बढ़ाया घटाया जा सकता है ना, ये पौधा अपने आप करता है। लेकिन पानी का ट्रांसफर होना फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड स्टेम टू लीफ, ये डिसाइड करता है एनवायरनमेंट, है ना। यदि गर्मी ज्यादा है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, पानी का मूवमेंट ज्यादा होगा, है ना। बरसात के समय में पानी का मूवमेंट कम होता है। लेकिन चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, या फिर कोई भी सिचुएशन हो, फूड का ट्रांसफर इक्वल अमाउंट में ही होता है ना।
तो नटशेल में आप कहना चाहो तो यही कहेंगे कि मूवमेंट होता है पानी का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एटमॉस्फेयर में पानी कम है, रूट में ज्यादा है, तो रूट के थ्रू पानी जा रहा है स्टोमाटा से होते हुए एटमॉस्फेयर में, है ना, ये बोल सकते हैं। इसका जस्टिफिकेशन यहाँ पे इस तरीके का आंसर तो हमने इनकाउंटर कभी नहीं करा कि जैसे कि वाल्व सिस्टम प्रेजेंट हो, है ना, वाल्व सिस्टम प्रेजेंट हो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, है ना, ऐसा कुछ तो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि हार्ट के पास वाल्व है, हार्ट के पास वाल्व है, ट्राइकाप्सिड है, बाइकास्पिड है, सेमिल्यूनर वाल्व्स है, जो कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, है ना, और रिवर्स डायरेक्शन में नहीं करवा सकते। इस तरीके का वाल्व सिस्टम पौधे में एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट द कैस्पेरियन स्ट्रिप, है ना। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप भी पानी को कंट्रोल करता है रूट से जाइलम तक आने में, है ना, उसका बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मदद करता है कंट्रोल करने में, ये बोल सकते हैं, है ना। लेकिन ये आंसर नहीं होगा कि बिकॉज ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप द वाटर इज नॉट गोइंग फ्रॉम लीफ टू द सॉइल, है ना, उसका लिए कैस्पेरियन स्ट्रिप आंसर नहीं होगा। आंसर यही होना है कि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको कहाँ से आया दिमाग में? ऐसे ही सर आ गया। ठीक है, अच्छा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। सो आई एम सेंडिंग today's notes to विशाल सर, he'll share to your group, okay? किसी को कुछ नहीं पूछना है अभी तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। आई एम साइनिंग ऑफ, आई एम साइनिंग ऑफ। अरे यार इस पे तो अनटाइटल पेज आ रहा है, अनटाइटल्ड क्यों है? टाइटल दिया है।